दूसरी चीज़ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत बड़ा आपने हेल्प कर दिया। समझ लीजिए कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैंने हाय एवरीवन, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय माता दी। और जब ये ब्लॉग मिलेगा आपको तब दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी और दशहरा होगा, तो तीनों की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, सभी दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और अब उन्नति करें। तो यहाँ पे आज मैं बच्चों के लिए पैक लंच बना रही हूँ। आलू का पराठा देने वाली हूँ। लेकिन आप में से एक आध लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप कैसे बनाते हो कि आलू का पराठा नहीं फूटता है और हमारे बनते ही नहीं हैं, तो कुछ आसान सा तरीका बताइए। तो ये सबसे आसान सा तरीका मुझे लगता है कि इसको आलू को मैंने उबाल के पहले ही रख लिया था। अगर आप ताज़ा उबालते हो तो ठीक है, अगर पहले से उबाल के रखा है तो फ्रिज में नहीं रखिएगा, बाहर ही रख छोड़िएगा। और बस यहाँ पर मैंने पहले ही उबाला था, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। पालक रखा हुआ था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए, बच्चे जैसे नहीं खाते हैं हरी सब्जियाँ, तो ये बहुत आसान सा तरीका होता है बच्चों को खिलाने का। तो मैंने पालक को भी बारीक चॉप कर लिया है मैनुअल चॉपर में, और उसी से मैंने आटा बना लिया है। स्टफिंग नहीं करना है। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है आटे के अंदर, और भुना हुआ जीरा मिलाया है, थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया है। मैंने कोई वाटर नहीं मिलाया इसमें। जैसे जब सॉल्ट मिलाते हैं ना, तो पालक है तो पालक ऑलरेडी वाटर रिलीज़ कर देता है, तो इसलिए मुझे और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगता है कि आप नहीं आटा बना पा रहे हो तो हल्का सा पानी मिला सकते हैं, बट आई थिंक जब आप नमक मिलाएंगे तो आप पालक ऑलरेडी वाटर रिलीज़ कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, जैसे मन करे आप उस तरीके से शेप में बना लीजिए। हमारे बच्चों को स्क्वायर पराठा ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं उनको पैक लंच में भी दूंगी और वो नाश्ता करके भी यही जाएंगे। तो यहाँ मैंने स्क्वायर पराठा बना दिया है, और बस इसको जो है चाहे जैम लगा के रख दीजिए। मेरी प्रियंका तो ऐसे ही लेकर जाती है। शिवांश को जैम के साथ अच्छा लगता है, तो मैं उसे रोल करके और जैम साथ में अलग से रख देती हूँ। साथ में नहीं लगाती कि कहीं सौगी ना हो जाए, तो इस वजह से मैं अलग थोड़ा सा टिफ़िन में एक साइड में रख देती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया क्रिस्पी सा पराठा बन के रेडी हो गया है। नाश्ते में आप इसको ले सकते हैं, टिफ़िन में ले सकते हैं, जब मर्जी हो तब खाइए। और आई थिंक टमी फिलिंग भी है, हेल्दी भी है, तो बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जब बच्चे फंसी ज़्यादा हों तो। खैर, सुबह का टाइम ऐसे निकल गया। मैं भी सुबह जॉब से आई थी, और जॉब से आने के बाद से मैं भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि पूजा करना था। सुबह का टाइम होता है आजकल नवरात्रि में, तो कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो सुबह का तो थोड़ा बहुत मैंने पाठ किया, लेकिन जो मेरा डेली का लंबा लॉन्ग वाला पाठ होता है, सप्तशती वाला अध्याय, वो मैं नहीं करी थी। तो अब यहाँ बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो मैं अब सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि लंच वगैरह बनाया, फिर हस्बैंड भी चले गए। हस्बैंड के लिए भी मैंने सेम पराठा बना कर दिया था। तो एक बार ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा ऐसा पराठा। और स्टफिंग भी आपकी लीक होने की अब चांसेस नहीं रहेंगे।
तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगे, तो आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जो दोपहर का बर्तन था वो मैं साफ़ कर रही हूँ, और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा है हाथ से ही निपटा देते हैं इसको, और उसके बाद शाम का टाइम हो जाएगा, फिर आरती के लिए हम जाएंगे। हस्बैंड ऑलरेडी जॉब पे जा चुके हैं। तो यहाँ मैंने सब किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह पूरा साफ़ कर लिया, और कितना जल्दी जल्दी वीडियो में हाथ चल रहा है, काश इतना हाथ जो है रियल में चलता होता। तो यहाँ शाम की आरती कर रही हूँ बच्चों के साथ अपने, और बच्चे भी हमारे साथ मिलके इस पल को एंजॉय करते हैं, और बच्चों में भी इस तरीके के संस्कार आते हैं। उनको भी पता चलता है, भले वो हमारे मंत्र ना जाने, हम क्या गा रहे हैं या क्या स्तुति कर रहे हैं वो भी ना समझें, बट अगर वो थोड़े से ही क्षण के लिए इस तरीके से शामिल हो जाते हैं हमारे साथ, जुड़ जाते हैं आकर, और तो अपने सभ्यता अपनी संस्कृति से कि वो बहुत करीब जाते हैं, उसको समझते हैं, और आगे कभी ना कभी तो करेंगे ही। इसी आश के साथ मैं उनको सिखाने की कोशिश करती हूँ कि हम इससे बिलोंग करते हैं, अपनी संस्कृति अपनी पद्धति को कभी ना भूलें वो। तो मेरा बेटा पूछ रहा था, आज सुबह की ही बात है, कि मम्मा ये यहाँ पे ये किसको बिठाला है, और ये इनकी पूजा क्यों करते हैं। तो मैंने उसे बताया कि जिस तरीके से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, और मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करती हूँ, तुम्हारा केयर करती हूँ, उसी तरीके से ये पूरे यूनिवर्स की मम्मा है, और ये हम सबको प्रोटेक्ट करती हैं। तो उसको समझ में आया ये बात, और उसने फिर आके हाथ जोड़ा, और बोला कि मम्मा अष्टमी का व्रत हम भी रहेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने रखा था, लेकिन उस टाइम में आई थिंक इनका शायद वीकेंड पड़ा था, तो फिर मैंने कहा चलो वीकेंड में है, घर में ही रहेगा तो फिर व्रत रह ले। प्रियंका अभी रहने लगी है व्रत, बट जब वो स्कूल जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं उसे व्रत रखवाऊँ, या वहाँ गलती से कुछ बच्चों के साथ खा ले तो भूल चूक हो जाए, तो इस वजह से अभी व्रत वगैरह स्कूल टाइम में उसे आदत मैंने नहीं डाला है, पर प्रियंका रह लेती है, अब उसको पता है ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पूजा हो गई है, रामकृष्ण को भी मैंने बुलाया था, लेकिन वो उधम मचाने लगे, और हमारा अखंड ज्योत जल रहा था, तो हमने कहा कहीं कोई दुर्घटना ना करवा दें यहाँ पे, तो बस मैंने फिर उनको भगा दिया वहाँ से। मैंने कहा जाकर तुम टीवी देखो, और सब पूरे घर में आरती दिखा दिया है। पूरे घर में जो है इतना मतलब अच्छा सा पॉजिटिव सा ये वातावरण लगता है इस टाइम का और सुबह का, कि क्या बताएं। आजकल तो वैसे भी माता रानी की चौकी बैठी हुई है, तो पूरा घर पवित्र लगता है, उनका उनका आभास है कि हाँ वो हैं, घर के अंदर आ चुकी हैं। हर पल वैसे तो वो रहती ही हैं हम सब के साथ, लेकिन ये 9 दिन 10 दिन बहुत मतलब रौनक भरा होता है। तो आपको भी दर्शन करा रही हूँ। तो यहाँ शाम की पूजा हमारी हो चुकी है, थोड़ी देर ध्यान लगाऊंगी, इनके पास बैठूंगी, तब फिर कुछ आगे का काम करूंगी। थोड़ी देर मैं वहाँ बैठी थी, भजन वगैरह भी लगा दिया है, साथ साथ सुनते जा रहे हैं, और सुबह शाम भजन भी लगा देती हूँ आजकल। वैसे तो डेली सुबह बजता ही है, लेकिन
आजकल शाम को भी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को पता है कि इस समय आरती हो रही है, इस समय ये हो रहा है। तो अब आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और थोड़ा सा प्रसाद बनाने के लिए। पूरे नवरात्रि बीत गया, मैं पेठा लाई थी, वही भोग लगाई हूँ। मैंने कोई प्रसाद नहीं बनाया है। तो कल अष्टमी है, तो मैंने सोचा चलो मैं आज थोड़ा सा प्रसाद बना लेती हूँ। तो यहाँ नारियल की बर्फ़ी बना रही हूँ, और माता रानी को भोग में नारियल की बर्फ़ी पसंद है और चढ़ती भी है। जैसे उनको गुड़हल का फूल चढ़ता है, उसी तरीके से नारियल की बर्फ़ी का भी है मान्यता। ऐसा मेरे दादी कहती थी कि माता रानी को नारियल की बर्फ़ी पसंद आती है। तो बस वो मैं वही बना बना रही हूँ आज। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, और ये जो भी घी बनाया था ना घर में, वही मैं दिखा रही थी कितना दानेदार है। तो हल्का सा पानी का छींटा देकर बनाइए तो घी हमारा अच्छे से दानेदार उतरता है। तो यहाँ नारियल, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट तो है ये, बहुत बट बहुत बारीक वाला नहीं है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और जो है अपने ब्लेंडर जार में इसको थोड़ा सा मैंने बारीक कर लिया है, और इसको हल्का सा 2 मिनट के लिए केवल घी के साथ भून लिया है। बहुत कोई इसे लाल नहीं करना है, बस हल्की सी इसकी सोनी सोनी सी खुशबू आने लग जाए, भुनी भुनी सी, निकाल लेना है। फिर थोड़ा सा घी डाला है, और यहाँ 1 कप मैंने मिल्क लिया है। तो यहाँ मैं खोया बना रही हूँ, और अगर आपके पास मावा बाज़ार का है या शुद्ध मावा घर का बना हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पर क्या करना है कि सीधे नारियल में ही मावा डाल देना है। तो मैं मावा बना रही हूँ, तो पहले मैंने नारियल निकाल दिया है, और अब मैं यहाँ दूध एकदम उबल गया है जब, तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं मिल्क वाला जो पाउडर है वो डाल डाल के और चलाती जा रही हूँ। एक साथ नहीं डालना है कि कहीं लम्स ना पड़ जाए, इसकी वजह से। तो थोड़ा थोड़ा डालती गई हूँ और चलाती गई हूँ। तो ये देखिए एक पॉइंट पे ये सूखने लग गया, और उसके बाद इस तरीके से थिक हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने पिसा हुआ जो शुगर होता है, वो चीनी भुर्रे, जिसको हम लोगों के यहाँ भुर्रा बोलते हैं, कहीं कहीं तगार भी शायद बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेरी दादी इसे भुर्रा ही बोलती थी। और ये तो वो पका के बनाती थी, हम लोग तो ग्राइंडर में मिक्सर में पीस के लेते हैं, लेकिन वो तो पका के चाशनी से बनाती थी। तो मैं वो भी वाला जानती हूँ, लेकिन इतना क्यों मेहनत करना फिर। तो थोड़ा सा ये जब हम शुगर डालते हैं ना, तो हल्का सा ये पतला हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये गाढ़ा होने लगता है। तो यहाँ जब थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, बस मैंने नारियल का जो हमने पीस भून के रखा हुआ था, पिसा हुआ, वो डाल दिया है। और कभी कभी कुछ कुछ जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है सुटेबल होती हैं, अगर सही समय पे ना लो तो काम गड़बड़ होने लग जाता है। तो जो स्टील वाला पलटा था ना, वो मैं मुझसे चलाते ही नहीं बन रहा था। तो फिर ये सिलिकॉन वाला मेरा टूट गया है, मैं इसी वजह से इसे नहीं ले रही थी। लेकिन ये टूटा हुआ ही मुझे, ये देखिए यहाँ से ये निकल गया है। तो अभी इसको मैं इसी तरीके से, बस किसी तरीके से मुझे चलाना है, चाहे वो जैसे मुझे चलाना इसी से है। और मैं नया भी ली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस वही है कि जब भी मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, बट मैंने काम चला ही लिया। तो इसकी जो स्टिक है लकड़ी, वो टूट गई है, निकल जाती है बार बार। बट यहाँ मैंने उसको रबर वगैरह लगा के इसको फिर से टाइट किया है, और फिर से मैंने चलाना शुरू किया इससे। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था, और इससे चलाते चलाते इस तरीके से ये थोड़ा ठंडा होने लगा, और ये थिक सा हो गया है। नारियल की जो बर्फ़ी है हमारी बनने वाली, ये जो बनाया है हमने इसका मावा के साथ, ये एकदम ऐसे थिक हो गया है। अभी थोड़ा सा भी ये ढीला है, तो इसमें तो अभी शेप भी नहीं बनेगा, बट इसको ठंडा करेंगे हम थोड़ी देर इसको रख के। और ऊपर से आप चाहे चाहे पिस्ता डाल दें, या फिर अगर आप शुद्ध और अच्छा बना वाला हो, जैसे चांदी का वर्क आता है, आप वो भी डाल सकते हैं। इसका लड्डू भी बना सकते हैं। मैं इसकी बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने आलमंड बादाम को इस तरीके से बारीक कट करके रखा हुआ था, वो मैंने ऊपर से ऐसे बिछा दिया है। तो थोड़ा सा देखने में
डेकोरेशन के तौर पे एज ए प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है। थोड़ा ठंडा हो गया ये, तो इसको ऐसे कट का निशान लगा देंगे। मैं अभी बर्फ़ी काट के नहीं रखूँगी क्योंकि ये भी शेप नहीं होल्ड करेगा। तो बस मैंने ऐसे कट का निशान लगा दिया है और आप देख रहे हैं बिल्कुल से ये ड्राई होना शुरू हो गया, कहीं भी चाकू में भी नहीं लग रहा है। तो जब मैं ये एकदम सूख जाएगा, यानी कि जब ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल से जम जाएगा, तो ये पीस पीस इसलिए मैं कर रही हूँ। पीस आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में कर लीजिए, मैं इसको स्क्वायर में ही कट कर रही हूँ। तो ये निशान ऐसे रहेगा ना, तो बस सीधे अच्छे से ये निकल जाएगा एक एक पीस में। तो बस ये सुबह के लिए हमारा प्रसाद रेडी हो गया है और बस माता रानी का भोग अब हम कल अष्टमी मनाएंगे, तो फिर उसी में हम इसका यूज़ करेंगे। तो चेंज करके आ गई मैं और पूजा का जो कपड़े होते हैं वो उतार देती हूँ। उसके बाद चेंज कर लिया है, प्रसाद बना के रख दिया सुबह के लिए और एक कप चाय लेकर ही बैठी हूँ। चाय पी के उसके बाद बैठूंगी अपने पाठ में। आज सुबह वाला पाठ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बच्चे भी नहीं थे और रामकृष्ण घर पे ही थे, तो वो फिर उतना टाइम देते नहीं है, रहते हैं तो यस, अभी मैं उनको सुला दिया है। दोनों सो गए हैं। एक शिवांश के रूम में के साथ सोता है और एक प्रियंका के साथ सोता है। राम जो है प्रियंका के साथ में ही सोता है। शिवांश के पास कृष्ण सो जाता है। तो सबको सुला के किचन वगैरह समेट के चाय लेकर यही पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर अभी मैं पाठ पे बैठूंगी। तो प्रसाद बन गया है। तो कहीं कहीं ना आज लोगों ने, जैसे वैसे देखा जाए तो थर्सडे से लेकर थर्सडे अष्टमी मानी गई है, ऐसे देखा जाए तो मानी गई है। लेकिन आज उदया तिथि से अष्टमी नहीं है, तो कहीं कहीं जो है कल माने हैं। और जिस पत्रा को मैं फॉलो करती हूँ, जिस पंचांग को, उसमें भी अष्टमी कल ही लिखी हुई है और नौमी और दसवीं सैटरडे को लिखी हुई है। तो हमारे यहाँ अष्टमी रहते हैं, अष्टमी को पारण नहीं करते हैं, यानी कि पारायण नहीं करते हैं और फलहार पे ही रहते हैं, अभी व्रत रहते हैं अष्टमी वाले दिन। तो अगर पहले मैं इंडिया में रहती थी तो 9 कन्याओं को खिला देती थी, अष्टमी के दिन ही खिला देती थी, या 8 मिलती थी 8 ही खिला देती थी। कोशिश करती थी कि 9 मिल जाए और मिल जाती थी। नवरात्रि में तो कन्याएं बहुत मिल जाती थी। तो अब यहाँ तो मिलती नहीं है कोई, तो मैंने सैटरडे को कन्या खिलाने के लिए रखा है। कन्या खिला के हवन करके फिर मैं 12 बजे के अंदर पारण कर लेना है, यानी कि व्रत अपना उद्यापन कर देना है 12 बजे के अंदर ही। तो 12 बजे के अंदर तक ही नौमी है, नौमी में ही पारण करना है। तो यस, ऐसे ही होता है, एक तिथि की हानि हो जाती है। आज जैसे हानि हो गई तो सप्तमी, बहुत से लोगों ने आज अष्टमी मान लिया है। हमारे उधर साइड में कुछ लोगों ने अष्टमी आज माना है, कुछ लोगों ने शुक्रवार की अष्टमी मानी है। तो उदया तिथि से, यानी कि सूर्योदय जो नारायण जब उदय होंगे उस समय अष्टमी लगी रहेगी। तो इसलिए हमने कल अष्टमी मानी। मैंने बताया भी था आपको पहले कि मैं उदया तिथि से ही मानती हूँ हर त्योहार को, तो पूरे दिन चलता है। लेकिन नौमी जो है, उस दिन नौमी और दसवीं दोनों है और संडे को एकादशी लग जाएगा। तो इसलिए हमें कहीं नहीं मिल रहा है संडे को दसवीं। तो इसलिए हमें जो है पूरा मतलब अपना नवरात्रि सैटरडे को ही समाप्ति कर देना है, हवन कर देना है, कन्या खिला देना है। पहले प्रियंका थी हमारी तो खाती थी, और अभी लवी यशिता हमारी थी। अब सब बड़े हो गए बच्चे, तो लेकिन हमारी छोटी सी हमारी दुर्गा मैया इस बार हमको मिल गई हैं फिर से। तो यस, हम अपनी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी अपनी कन्या खिलाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे।
और हस्बैंड भी उसी दिन खोलेंगे। हमारे यहाँ परिवार और अष्टमी पहला और आखिरी रहते हैं। तो जो लोग परिवार रहते हैं वो अष्टमी को रहते हैं व्रत, तो वो फिर नवमी को पारण कर सकते। तो हम प्रियंका और शिवांश उनके पापा चारों लोग व्रत जो है हम अपना सैटरडे को खोलेंगे कन्या खिलाने के बाद। तो आप लोग बताइएगा कि आपने शुक्रवार की अष्टमी मानी है कि बृहस्पतिवार की अष्टमी मानी है, तो अभी बताइएगा। और दूसरी चीज़ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत बड़ा आपने हेल्प कर दिया। समझ लीजिए कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैंने कई बार मतलब शिवांगी भाभी से पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि जस्ट वो ऑप्शनल है। उन्होंने आपसे पूछा है ऐसे यहाँ पे। वैसे तो ये तो पता ही है कि कोई डॉक्टर ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं, पेशेंट से पूछ के ही, चाहे वो उनके हित में हो अनहित हो, वो आपको ये फोर्स नहीं करते हैं, सलाह नहीं देते हैं कि आप जो है इसको मतलब हमारे कहने से यूज़ करिए। आपके ऊपर होता है, आपका डिसीजन ही सर्वोपरि होता है यहाँ पे। तो हमारा ही डिसीजन था वो। मतलब मैंने यही सोच के कहा था उस दिन उनको, हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसके बिना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वापस ना आए। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस उसने बोल दिया भी था डॉक्टर ने कि ड्राइविंग लाइसेंस से आपके, और ये मेरा और आपका कंसर्न है, ये आपका कंसर्न है टोटली। इसमें लाइसेंस के लिए इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने बता दिया था ये हमें। खैर तो यस, आप लोगों ने, मैंने जबकि आपसे पूछा भी नहीं था, सोचा तो था कि मैं पूछूं आपसे कि क्या आप लोगों का, क्या मैं क्या करूं, आप लोग सुझाव दीजिए कुछ। लेकिन मेरे दिमाग से ही वो बात निकल गई कि मैं ये बात करूं और पूछूं आपसे। लेकिन आप में से कई कमेंट मेरे पास आए कि दी, जब आप का सब कुछ ठीक है तो क्यों डॉक्टर जो है ये सर्जरी करेंगे, क्यों लगाएंगे। वो केवल इसीलिए है, उनका कहना है कि इन केस अगर फिर कभी होता है तो हम उस रीज़न का पता लगा पाए, इस वजह से उनका कहना है। लेकिन मुझे मुझे मालूम है कि मेरा ब्लैकआउट नहीं था वो। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी इस मामले में, और अब मैं मना कर दूंगी उस डिवाइस को लगाने के लिए। मेरे मुझे भी यही है कि एक सिजेरियन के अलावा मेरे कहीं कोई चीड़-फाड़ नहीं हुआ है। छोटा सा ही ऑपरेशन है वो, बट बस वही है कि किसी जगह पे तो उसको करेंगे ही। तो चलिए, आपने इसके लिए हेल्प किया, और इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड। छोटा सा ये ब्लॉग है, शायद आपको पसंद आए। कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो दुर्गा अष्टमी की आप सभी को, क्योंकि जब ये ब्लॉग जाएगा तो खैर दुर्गा अष्टमी भी निकल चुकी होंगी, नवमी रहेगा, नवमी और दशहरे की, और दुर्गा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी सब के ऊपर अपनी कृपा रखें, सबको खुशहाल रखें, सबको दीर्घायु हो करें, और सबके घरों में खुशियाँ लेकर आए। हमेशा हमेशा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और बच्चे उन्नति करें जहाँ रहें। माँ बाप का अपने नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें। और चलिए फिर सॉरी, ज़्यादा बोलने से भी खांसी आने लग जाती है। अखंड ज्योत में भी घी भी डालना है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय, जय माता दी, राम राम।